हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज फिजिक्स डिस्कस करते हैं, जो कि ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आपकी फिजिक्स है, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स और वीकेंड से आपके एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फिजिक्स वह नेचुरल साइंस है जिसमें हम लोग मैटर और वी कैन से एनर्जी, ऊर्जा के बारे में या उनसे रिलेटेड जितनी भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या क्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली फिजिक्स जो प्राकृतिक जगत है उसका मूल विज्ञान है, ठीक है। मतलब क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास फिजिक्स के या आई मीन टू से भौतिकी के ज्ञान पर ही बहुत हद तक निर्भर करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक मतलब होता है यूनिट। किसी राशि को नापने के लिए निर्देश नापने के निर्देश होते हैं या मापन के जो निर्देश होते हैं उसको मात्रक कहते हैं, ठीक है। या दो प्रकार के होते हैं मूलतः, ठीक है। पहला फंडामेंटल मतलब मूल यूनिट, या दूसरा व्याप्तन या फिर ड्राइव यूनिट, ठीक है। ऐसा यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो कि नीचे दी हुई है। पहला लंबाई, जो कि मीटर में एसआई में और इसमें मीटर में होता है। एम इसका संकेत होता है। द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड्स में, ताप केल्विन में, विद्युत एम्पियर में, ज्योतिष तीव्रता कैंडला में, पदार्थ का वर्गीकरण मोल में, ठीक है। एसआई के संपूरक मूल मात्रक अगर देखें तो समतल कोण के रेडियन में, घन कोण सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में, ठीक है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत देखें। ताप डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में, आवृत्ति कंपन सीपीएस, ठीक है। या ज्योतिष तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कितने में कैंडेला में करते हैं, सीपी में करते हैं, ठीक है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्याप्तन मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए लाइट ईयर्स का यूज करते हैं। एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होता है, ठीक है। दूरी को मापने के लिए एक सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। सीजीएस पद्धति के बेसिस पे मात्रा क्या होती है? बल की जो मात्रक होती है सीजीएस पद्धति के बेसिस पे उसको डाइन कहते हैं। एसआई पद्धति में मात्रक 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन, ठीक है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है, ठीक है। और एसआई पद्धति में मात्रक इसका क्या है? जूल है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीजीएस पद्धति में जो वर्क होता है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? अर्घ है। और एसआई यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो जूल है। और एक जूल बराबर क्या होता है? 10⁷ अर्घ, ठीक है। 10 के विभिन्न घातों के हिसाब से सिंबल्स को हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके आगे टेबल में, ठीक है। 10⁻18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, 9 गीगा, 6 मेगा, 3 किलो, 2 हेक्टो, 1 डेको। इसके अगर हम उल्टे में देखेंगे तो 10⁻18 एटो, 15 फेमटो, 12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी, फिर डेसी। इस प्रकार से ये आपके 10 के मात्रक के हिसाब से ये है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम मात्रक के बाद आपकी गति। गति में आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। क्या होता है? जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, उन्हें आदर्श राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतनकार, समय, ऊर्जा आदि, ठीक है। विद्युत धारा या फिर करंट जिसको हम कह लें, या टेम्परेचर या प्रेशर, ये सभी क्या है? आदिश राशियां हैं, ठीक है। मतलब इनमें क्या है? परिमाण होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। सदिश राशियां वेक्टर राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। ये योग के निश्चित नियम के अनुसार ही जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे वेग, वेलोसिटी, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। फिर डिस्टेंस आया किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक आदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। फिर आया डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी का विस्थापन कहते हैं, सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है। फिर आता है स्पीड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई चाल को क्या कहते हैं? दूर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दूरी अपॉन समय, ठीक है। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आ जाओ आप वेलोसिटी पे। किसी वस्तु की विस्थापन दर को एक या निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। यह एक आदिश राशि है। फिर आया एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, त्वरण कहलाती है, आदिश राशि है। और यही यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन या फिर रिटार्डेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के
अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा के भिन्न होती है, तो पिंड का जो परिमाण एवं दिशा होती है दोनों समय के साथ बदलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसके कारण पिंड एक समतल पर वक्र पथ पर गति करता है। इसी को त्वरण, प्रक्षेपण गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ मतलब ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, यह सदैव परवलयाकार होता है। ठीक है, धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। यह सभी प्रक्षेप्त गति के उदाहरण होते हैं। प्रक्षेप्त गति एक द्विमीय गति है, अर्थात एक समतल गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण के ऊपर और प्रक्षेपित करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होते हैं, जबकि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। सर्कुलर मोशन देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो, ठीक है, उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कोई भी जो वस्तु है वो इसी पे सर्कल पे मूव कर रही है, यदि वह एक समान चाल से गति कर रही है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति होगी। ठीक है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। ठीक है, डोरी से बंधा हुआ पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाने के समय डोरी टूट जाती है और पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। फिर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग क्या होता है? मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए रेखा एक सेकंड में जितना कोण घूमती है। ठीक है, ये देखिए आप, इस तरह से ये पूरा आपका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इससे जितना वो एक सेकंड में घूमेगी, ठीक है, उस पे उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, यदि एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब एक चक्कर में कण कितना होता है? 2 पाई 360 रेडियन होता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और उसका कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि इंटू n। ठीक है, 2 पाई आर एन यदि उसकी रेखीय चाल है तो लीनियर स्पीड होगी, अर्थात v इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। ठीक है, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। ठीक है, न्यूटन के आप लॉ देखिए, भौतिकी के पिता जो कि न्यूटन थे। ठीक है, 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिया में सबसे पहले अपने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। पहला लॉ क्या था? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को चेंज ना करे। ठीक है, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम को बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सादिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। ठीक है, प्राय जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण निकलते हैं। मोमेंटम देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है मात्रक kg इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, और संवेग बराबर क्या होता है? वेग इंटू द्रव्यमान। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है आपका जो F होता है, जो M होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान, और जो F होता है वो क्या होता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम के F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ने में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकायों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले बाद का संवेग बराबर होता है। इम्पल्स, आवेग, यदि कोई बड़ा बल
किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य कर रहा है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या होता है? इम्पल्स बराबर बल इंटू समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सादिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही है जो बल की होती है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, किस तरह? केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² होता है अपॉन r होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल था, ये वो सेंट्रीपिटल था, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है, अब अजड़त्तीय फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर हम लोग देखें हैं, ठीक है, तो न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्व बल या फिर छदम बल है। ठीक है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सूखने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन इत्यादि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने को अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर अगला इसके बाद आता है मोमेंटम ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घूमने की प्रवृत्ति को बल अघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष की पारित एक बल का बल अघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात T इज इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण। ठीक है, यह एक सादिश राशि है और इसको न्यूटन मीटर में नापा जाता है। फिर आता है सिंपल मशीन, एक ऐसा सिद्धांत पर कार्य करती है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी। ये लीवर क्या होता है? एक सीधा या टेढ़ी दृढ़ छड़ी होती है जिससे किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घुमा सकती है। ठीक है, यह मूलतः कितने बिंदुओं पर? उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है फुलक्रम, दूसरा होता है आलम, आयास और भार। ठीक है, उत्तोलक के प्रकारों को हम देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। और इनमें आपके उत्तोलक के साथ में गुरुत्वा केंद्र भी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह वस्तु होती है जहां वह वस्तु का समस्त भार करता है। ठीक है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, संतुलित रखने के लिए, संतुलन के लिए 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। ठीक है, स्थायी में क्या होता है? स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, फिर अनस्टेबल होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, स्टेबल में क्या होता है? किसी वस्तु के उसकी संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह वापस आ जाए। ठीक है, किसी भी चीज को फेंका और फिर वापस से अपनी पोजीशन में आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या है? अनस्टेबल में किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए। ठीक है, इसमें आ जाती है, इसमें नहीं आती है। ठीक है, और न्यूट्रल में वह न्यूट्रल रहती है। ठीक है, उदासीन रहती है। स्थायी संतुलन की शर्तें ये हैं कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाकार रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अब आ गया आपका कार, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो मुख्यतः हम देखते हैं कार क्या है? माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा की वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक आदिश राशि है और ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। कार इज इक्वल टू कार बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि F तथा विस्थापन S है, मध्य कोण थीटा कोण बनता है, तो W इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S पॉइंट कॉस थीटा। ठीक है, ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऐसा यह एक आदिश राशि है, ऐसा यूनिट इसकी जूल है। तो 2 प्रकार की होते हैं, गतिज और स्टैटिक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता
जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक यूनिट में क्या रहता है, उसके बाद स्टैटिक में क्या रहता है कि जो किसी वस्तु की विशेष अवस्था है, स्थिति कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी इत्यादि। ठीक है, इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू mgs। ठीक है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण है, h त्वरण है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसके सिद्धांत पर ये लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुख्य उपकरण जो किस किस पे वर्क पे काम करते हैं, और आपके पीटी में इससे एक क्वेश्चन प्रीवियस कुछ ईयरों में बना भी है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, सोलर सौर ऊर्जा को विद्युत में, ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में, विद्युत विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश एवं ऊर्जा में, ऊष्मा में, विद्युत रसायन को विद्युत में, सितार यांत्रिक यांत्रिक को ध्वनि में। ठीक है, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, p क्या है, संवेग है, mb स्क्वायर, शक्ति क्या है, पावर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा w कार्य t समय में पूरा किया गया तो कर्ता w/t होगा, शक्ति की SI यूनिट क्या होगी, w होगी, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के समान में रखा जाता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय, जूल अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ऑग सेकंड। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 वाट। शक्ति की एक और मात्रक होती है, क्या होती है, अश्व शक्ति। ठीक है, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति की इकाई जेम्स वॉट द्वारा प्रतिपादित की गई थी। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, एक किलोवाट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 746 इज इक्वल टू 1.34 HP। वाट सेकंड में, एक वाट सेकंड में, एक वाट इंटू एक सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। एक वाट इक्वल टू 3600 जूल होता है। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटा या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, अब आप बात करो ग्रेविटी की। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी को विक्रमणाती होता है। ठीक है, माना दो पिंड उसके द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r2। ठीक है, g यहाँ पे नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और उसका मान क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर टू। ठीक है, होता है। अब ग्रेविटी की बात करते हैं। न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि दोनों में से एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं हो, तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण या जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। जी क्या है, पृथ्वी की ऊपर सतह के ऊपर या नीचे जाने वाले जी का मान घटता है। पृथ्वी के पोल्स पर जी का मान महत्तम होता है। ठीक है, कैसा होता है, महत्तम होता है। सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, वर्तमान कोणीय चाल 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी वह भारहीन की स्थिति हो जाएगी, लेकिन पोल्स पर ग्रेविटी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे या 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष से परितः घूमना बंद कर दे तो ग्रेविटी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी जगह वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लिफ्ट या वेट ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट देखते हैं।
लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का घटा हुआ होता है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब वह नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे की ओर गिरेगी। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है यदि भारहीनता की स्थिति है तो। यदि लिफ्ट की गति नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वाकर्षणीय गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत में जा लगेगा, ठीक है। ये सभी इस प्रकार से जो ग्रहों की गति है केपलर के नियम के हिसाब से इसको प्रूव किया गया है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक ग्रह एरियल वेग मतलब वेलोसिटी द्वारा नियत किया जाता है। इसका प्रभाव जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। उसका वेग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन r3 के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, ठीक है। जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल कितना है, 165 वर्ष, ठीक है। आईसीयू ने यम मतलब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए इसे दूरस्थ ग्रह या वरुण नेपच्यून है, ठीक है। उपग्रह क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी, ठीक है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर सेकंड पर होती है, ठीक है। पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। क्या होता है, परिक्रमण चाल बराबर कक्षा की परिधि को हम भाग दे देंगे कक्षा की चाल से, तो हमें उससे निकल आएगी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा, उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण चाल कितना है, 1 घंटे 24 मिनट है, ठीक है। जी स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, भूस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह होता है पृथ्वी के अक्ष के लंबवत होता है, ठीक है, और तल से पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है, जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। और भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, यह उपग्रह तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूत तुल्य जी सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने के लिए संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लर्क ने व्यक्त की थी। किसने, आर्थर सी क्लर्क ने। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुप्तगति क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के पलायन वेग कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जो इसकी जो पृथ्वी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर इसको इससे ज़्यादा अगर भेजा जाएगा, इससे ज़्यादा गति से भेजा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग कितना है, वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू √z ग्रेविटी कैपिटल R E, ठीक है। पृथ्वी से पलायन अगर हम इसके हिसाब से भेजेंगे तो अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना ज्यादा होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना है अर्थात 41% बढ़ा दिए जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, ठीक है।
अब आता है प्रेशर। प्रेशर किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या होता है, फोर्स होता है या दाव होता है। पृष्ठ की लंबवत बल अपन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें हम क्या करेंगे, एफ अपॉन ए कर देंगे। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एन बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, एन बाय एन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। यह एक आदर्श राशि है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सामान्यतः वह दाब होता है जो पारे से 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस या 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है, यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ कांटे वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट क्या है, वार है। वन वार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुमंडलीय दाब 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसका कारण क्या होता है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयां होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। क्यों, वायुमंडल दाब में बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए की जाती है। वायुमंडल का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने के, अगर वो एकदम से नीचे गिरा तो क्या होगा, आंधी आने की संभावना। ऊपर चढ़ा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो वर्षा होने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। दाव में द्रव्य में दाव, प्रेशर इन लिक्विड, द्रव्य के अणुओं द्वारा वर्तमान की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाव कहा जाता है। द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण दाव द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई मतलब h, द्रव्य की घनत्व मतलब d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P इज इक्वल टू h इंटू डी इंटू जी, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। ठीक है, इसके नियम क्या है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थिति सभी बिंदुओं दाव समान होने चाहिए। स्थिर द्रव में भीतर किसी बिंदु पर दाव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाव स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपात होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर द्रव्य का दाव द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होता है तब दाव भी अधिक होता है। द्रव्य संबंधी पास्कल के नियम, पहला नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को 0 कर दें तो संतुलन की अवस्था द्रव्य के भीतर प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। पास्कल का दूसरा नियम, किसी बर्तन में बंद द्रव्य को किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से संचारित कर दिया जाता है। ठीक है, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक, द्रव्य का दाव उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है नहीं करता जिसमें द्रव्य रखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लंबन। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स या उत्प्लावक फोर्स। ठीक है, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्प्रेक्षक या उत्प्लवक बल कहा जाते हैं। वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्य की ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र पर कार्य करती है, जिसे उत्प्लंबन या सेंटर ऑफ बियॉन्सी कहा जाता है। इसका अध्ययन सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या किया था, इसके प्रिंसिपल को सबसे पहले नापा था। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, भार में यह आभासी कम वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उसका नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। रिलेटेड डेंसिटी, वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, जिससे हाइड्रोमीटर से। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र के पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। ठीक है,
दूध की शुद्धता मतलब दूध मापी मतलब लैक्टोमीटर से किया जाता है। मित्र केंद्र मेटा केंद्र, ठीक है, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र में उत्प्लवन केंद्र कहते हैं। उत्प्लवन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वा रेखा जिस पर बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वा रेखा को काटती है, उसे मित केंद्र कहते हैं। ठीक है, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए शर्तें: मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। दूसरी, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लवन केंद्र दोनों को ही एक ही ऊर्ध्वाकार रेखा में होना चाहिए। अब आया क्या, सरफेस टेंशन। ठीक है, उसमें क्या लगा, कोहेंसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को संसजक फोर्स कहते हैं या बल कहते हैं। ठोसों में संसजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में जो संसजक बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। फिर आता है एडेंसिव फोर्स, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। ठीक है, असंजक बल के कारण ही एक दूसरे की चिपकती है। सरफेस टेंशन, स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की स्थिति में रहती हो, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा को इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई L F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या है, T इक्वल्स टू F बाई L। पृष्ठ तनाव का SI मीटर क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है, द्रव्य के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव्य के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, जूल मीटर स्क्वायर होगा। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का कम हो जाता है और क्रांतिक ताप या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य हो जाता है। ठीक है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैपिलरी ट्यूब की बात करेंगे तो खोखली नली होती है जिसमें त्रिज्या कम होती है, एक समान होती है, इसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्रव्य ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कैपिलरिटीज कहते हैं। ठीक है, द्रव्य की केश नलिका के में ऊपर चढ़ने तथा नीचे गिरने का कारण क्या होता है, पृष्ठ का द्रव्य का पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या होता है, द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, सामान्यतः जो द्रव्य कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि केश नली को पानी में डुबाया जाए तो पानी ऊपर उठ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंस जाता है। ठीक है, इसके लिए स्पर्श को एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून हो जाता है। इसके विपरीत जब केश नलिका को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे के सतह के नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। ठीक है, इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक पूर्ण होता है। ठीक है, कोशिकत्व का उदाहरण देखते हैं। प्लम्पटन पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे क्षेत्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाएं, तने, पत्तियां तक जल और आवश्यक लवण कोशिका की क्रिया के द्वारा ही होता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जब नली में दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा तो उसे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केश नलिकाएं टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, इसके बाद पेन का निब बीच से चिरा होता है जिससे उसकी छोटी सी बारीक केश नलिका बन जाती है। केश नलिका द्वारा स्याही निब की नोक तक चढ़ा ली जाती है। केश नलिका की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है। ठीक है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं अथवा भी मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छर के लावा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लावा
पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। ठीक है, आपका संयंता जिसमें आपका विस्कस फोर्स है, जो द्रव्य या गैस के दो क्रमानुपात परतों के बीच में अपेक्षित गति की विरोध करने वाले बल को संयंत बल कहते हैं। ये विस्कोसिटी तरल वह पदार्थ है जिसके कारण तरलता की विभिन्न परतों की मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है। ठीक है, संयंता केवल द्रव्यों तथा गैसों का गुण है। द्रव्यों में संयंता अणुओं के मध्य लगने वाले संचक बलों के कारण होती है। गैसों में संयंता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों से संयंता द्रव्यों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में संयंता नहीं होती। एक आदर्श तरल की संयंता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की संयंता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा नापा जाता है किसको? संयंता को। संयंता गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा नापा जाता है और इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? डेकापाइस। ठीक है, या फिर पाइजली पीआई या फिर पास्कल सेकंड। ठीक है, प्राय इन्हें एन नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग में गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु या सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान और बल उत्प्लवन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ठीक है, फिर आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, द्रव्य का एक ऐसा फ्लो जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाली कण गुजरी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, धारा रेखीय प्रभाव के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, अर्थात रेखीय प्रभाव की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव्य प्रभाव धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध हो जाए उसे क्रांतिक योग कहते हैं। ठीक है, यदि द्रव्य प्रवाह का क्रांतिक वेग कम होता है तो उसका प्रभाव उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य प्रभाव का वेग उसकी क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी से निकला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है और घनत्व ही उसका वेग को निर्धारित करता है। बर्नौलिस थ्योरम, जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नाली में धारा रेखीय प्रभाव में बहता है तो उसके मार्ग के बिंदु पर एकांक आयतन को कुल ऊर्जा दाब जिसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्टैटिक ऊर्जा को योग नियत होते हैं। इस प्रमेय का आधारित क्या है? बेंटोरीमीटर है। ठीक है, क्या है? बेंटोरीमीटर। नदी में द्रव्य के प्रभाव की दर ज्ञात की जाती है। तो अब प्रत्यस्थता से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।